हेलो बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 बायोलॉजी के पिछले वीडियो में हमने अध्याय 38 मानव जनसंख्या में प्रथम दो टॉपिक जनसंख्या परिभाषा, प्रकार और समष्टि घनत्व का अध्ययन किया था। इस वीडियो के माध्यम से मैं जनसंख्या वृद्धि वक्र और आयु पिरामिड का अध्ययन आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले अगर हम जनसंख्या वृद्धि वक्र की परिभाषा देखें तो जनसंख्या की वृद्धि तथा इसमें लगने वाले समय के मध्य हम जो वक्र खींचेंगे वह वक्र कहलाएगा जनसंख्या वृद्धि वक्र। अर्थात जनसंख्या में होने वाली वृद्धि और इसमें लगने वाले समय के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है वह ग्राफ ही जनसंख्या वृद्धि वक्र कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एस आकार का और जे आकार का। एस आकार के वक्र को अवग्र रूपी वक्र या सिग्मॉइड वक्र भी कहते हैं। इस वक्र को अगर अपन डायग्रामेटिक देखें तो इसमें आपको चार अवस्थाएं दिख रही है: पश्चावस्था, चरघातांकी अवस्था, द्वितीय मंदवृद्धि अवस्था और स्थिर अवस्था। पश्चावस्था जिसे प्रथम मंदवृद्धि अवस्था भी कहते हैं, आप देख रहे हैं इसमें वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस समय जीव अपने आप को उस वातावरण के साथ समायोजित अनुकूलित करने की कोशिश करता है। जब वह अपने आप को वातावरण के अनुकूल कर देता है तो जनसंख्या वृद्धि दूसरी अवस्था चरघातांकी अवस्था में प्रवेश कर जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। कारण क्या है? क्योंकि ये जो पोषण धारण क्षमता है या पोषण क्षमता है क्या है, इस डॉटेड लाइन और इस लाइन के जो बीच का पूरा एरिया है ये धारण क्षमता कहलाती है, जो पर्यावरण की जनसंख्या को धारण करने की हाईएस्ट क्षमता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि धारण क्षमता पर्याप्त है, अर्थात जीवों के पास पर्याप्त आवास उपलब्ध है, पर्याप्त भोजन उपलब्ध है और चूंकि वो वातावरण के अनुकूल हो चुके हैं तो अपनी पूरी क्षमता के साथ जनन क्षमता के साथ जनन करते हैं, जिसके कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है और धीरे धीरे ये धारण क्षमता के काफी करीब पहुंच जाती है। तो इस समय जनसंख्या अपनी तीसरी अवस्था द्वितीय मंद वृद्धि अवस्था में प्रवेश कर जाती है, जहाँ अगर आप देख रहे हैं वृद्धि दर पुनः मंद हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धारण क्षमता कम हो जाने से जीवों के मध्य आवास के लिए और भोजन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसके कारण जनन दर कम और मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है। आगे आप देख रहे हैं कि चौथी अवस्था स्थिर अवस्था है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम जे आकार का वक्र देखें तो इसमें भी कुल तीन अवस्थाएं आपको दिख रही है: पश्चावस्था, चरघातांकी अवस्था और विनाश अवस्था। पश्चावस्था चरघातांकी अवस्था एस आकार के वक्र के समान ही है। तो इसमें क्या होता है? इसमें चरघातांकी अवस्था में धीरे धीरे जब वो पोषण क्षमता के करीब पहुंचती है तो वृद्धि मंद ना होकर उसी अनुपात में पोषण क्षमता को पार कर जाती है, जिसके कारण आवास और भोजन की भयंकर कमी हो जाती है और विनाश अवस्था में जनसंख्या वृद्धि एकदम रुक जाती है। तो ये हमने जनसंख्या वृद्धि वक्र दो प्रकार के देखे, ये एस आकार का और ये दूसरा जे आकार का। अब हम बढ़ते हैं अगला टॉपिक आयु पिरामिड। सबसे पहले हम इसकी अगर परिभाषा की चर्चा करें तो पहले ध्यान रखिए जनसंख्या में तीन आयु वर्ग के जीव मिलते हैं: जनन पूर्व, जननक्षम, जनन पश्च। जनन पूर्व का मतलब वे जीव जिनमें अभी जनन की क्षमता नहीं है, मतलब बालक इसमें आएंगे। जननक्षम ये मतलब ऐसे जीव जो वर्तमान में जनन की क्षमता रखते हैं, अर्थात इसमें युवा वर्ग आएगा। और जनन पश्च का मतलब वे जीव जिनमें जनन की क्षमता खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, अर्थात वृद्ध जीव। इन तीनों जीवों की अलग अलग संख्या होती है, मतलब इनकी संख्या में अगर हम तुलनात्मक संख्या लें और उसके आधार पर अगर हम विशेष प्रकार का वक्र, जैसा आप ये नीचे देख रहे हैं, इस प्रकार का वक्र या ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ कहलाएगा आयु पिरामिड। मतलब जनन पूर्व, जननक्षम और जनन पश्च आयु वर्ग के जीवों का तुलनात्मक संख्या के आधार पर जो वक्र खींचा जाता है वो आयु पिरामिड कहलाता है। ये तीन प्रकार का दिख रहा है आपको: चौड़ा आधारी भाग वाला यानी बढ़ती जनसंख्या के लिए, घंटी के आकार का पोलीगोनम यानी स्थिर जनसंख्या के लिए, और जल पत्र के आकार का पिरामिड यानी घटती जनसंख्या के लिए। अगर हम पहले की बात करें तो ये जो वक्र होते हैं इन वक्रों की एक विशेषता होती है। इसमें सबसे नीचे जनन पूर्व, उसके बाद जननक्षम
उसके बाद जनन पश्च आयु वर्ग को लेते हैं। ये जो इनका आप आयताकार कॉलम देख रहे हैं, ये इनकी तुलनात्मक संख्या को दर्शाता है। ध्यान रखिए, इसमें सबसे नीचे जनन पूर्व को रखना है, फिर जनन सम जीवों की संख्या के आधार पर फिर जनन पश्च जीवों की। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो जनन पूर्व जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो धीरे धीरे जनन सम की और ज़्यादा हो जाएगी और जनन पश्च की और ज़्यादा होने से जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी। इसमें क्या होता है, जनन पूर्व और जनन सम जीवों की संख्या लगभग बराबर रहती है। इस कारण जनसंख्या वृद्धि ना होती और ना कमी होती है, मानव जनसंख्या स्थिर रहती है। इसमें अगर आप देख रहे हैं जनन पूर्व जीवों की संख्या सबसे कम होती है, जिसके कारण धीरे धीरे जनन सम जीवों की संख्या कम होगी तो जनन पश्च की भी संख्या कम होगी, अर्थात जनसंख्या में कमी आएगी। तो इस प्रकार ये 3 आयु पिरामिड होते हैं। अब इसमें एक जो थोड़ा सोचने की बात है कि जनन पूर्व के लिए हमने एक ही कॉलम लिया है, जनन सम के लिए 2 और जनन पश्च के लिए 3। क्यों? क्योंकि जनन पूर्व में आते हैं लगभग 18 वर्ष की आयु के बालक, इसमें आते हैं लगभग 55-60 तक के, और इसमें आते हैं 60 से ऊपर तक की। तो ये लगभग 20 आयु वर्ग के लिए एक ही कॉलम माना जाता है। अब जनन सम में क्या हो गया, 20 से लेकर 40 के लिए एक और 40 से लेकर 60 के लिए ये दूसरा कॉलम होता है। जनन पश्च में 3 कॉलम क्यों लिए, ये लगभग होता है 60 से लेकर के 70 के लिए, ये होता है लगभग 70 से लेकर के 95 तक के लिए, या 85 तक के लिए, और ये होता है अंतिम 85 से लेकर के 100 तक के लिए। यानी ये अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से ये कॉलम खींचे जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने 2 टॉपिक का अध्ययन किया है, जनसंख्या वृद्धि वक्र और आयु पिरामिड। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।